नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि किस तरह से एंड स्टेज यानी जहाँ पे किडनी फिफ्थ स्टेज में पहुँच जाती है, जहाँ पे क्रिएटिनिन लेवल 10, 11, 12 पहुँच जाता है, उससे भी ऊपर जा रहा है, उसे किस तरह से मैनेज किया जाता है। तो अक्सर जब किडनी फेलियर के पेशेंट बहुत हाई लेवल पर आ रहे होते हैं, 11, 12, 13 के लेवल पर आ रहे होते हैं, तो अक्सर वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे डायलिसिस नहीं करवाना। वहाँ पर पेशेंट को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वहाँ पर हमें सिर्फ लेवल्स नहीं देखने होते, वहाँ पे हमें बहुत कुछ देखना पड़ता है पेशेंट की बॉडी के अंदर। तो उसी को आज हम थोड़ा डीप से समझने की कोशिश करेंगे। तो पहली चीज़ जो हमें जज करनी होती है वो ये देखना होता है कि किडनी किस वजह से खराब हो रही है। अगर कोई फैक्टर ऐसा है जो मैनेजेबल है, यानी अगर पेशेंट की किडनी बीपी से खराब हो रही है, शुगर से खराब हो रही है और डॉक्टर को लगता है कि ये बहुत ईजिली मैनेजेबल है, तो वहाँ पर डायलिसिस को रोका जा सकता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, हमें पिछला ट्रेंड देखना पड़ता है, हिस्टोरिकल ट्रेंड देखना पड़ता है पेशेंट का, यानी उसकी रिपोर्ट्स देखनी पड़ती है। अगर पिछले महीने क्रिएटिनिन लेवल था 6, अब है अगले महीने में सीधा हो गया 10, 11 पहुंच गया है, यानी बहुत बड़ी जंप सडन आ रही है, बहुत कम टाइम में बहुत बड़ी बड़ी जंप्स आ रही हैं। तो यहाँ पर हमें उस फैक्टर को भी निकालना पड़ता है जो इतनी बड़ी बड़ी जंप करवा रहा है, और उसमें अक्सर हमें रीज़न मिल जाता है, वो है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या है, किस वजह से किडनी को इतनी स्पीड से नुकसान पहुंचाता है, इसके ऊपर मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं। तीसरी चीज़ हमें देखना पड़ता है पेशेंट की बॉडी में स्ट्रेंथ। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक है, पेशेंट की बॉडी में बहुत सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, पेशेंट खाना नहीं खा रहा, पेशेंट से चला नहीं जा रहा, पेशेंट से बोला नहीं जा रहा, पेशेंट वॉमिटिंग कर रहा है, ऐसे केसेस के अंदर हमें अर्जेंट बेसिस पर डायलिसिस करवाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पहली बात, जो इतने सारे सिम्टम पेशेंट की बॉडी में आ रहे हैं, उसकी वजह से पेशेंट मेडिसिन का इंटेक भी नहीं कर पाता। इसी वजह से पेशेंट को फूड इंटेक करने लायक, वाटर इंटेक करने लायक, मेडिसिन इंटेक करने के लायक बनाने के लिए पेशेंट को पहले डायलिसिस करवाना पड़ता है, जिससे बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हुआ है वो कम हो जाए और पेशेंट की बॉडी एक्सेप्ट करना शुरू कर दे खाने को, पानी को, दवाइयों को, तब हमारा काम आगे बढ़ पाता है। अब अक्सर पेशेंट के माइंड में आता है कि डॉक्टर साहब अगर हमने एक बार डायलिसिस करवा ली तो हमें पूरी जिंदगी करवाना पड़ेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। कुछ पेशेंट्स में हमें बिल्कुल नहीं करवाना पड़ता, कुछ पेशेंट्स में हमें बार बार करवाना पड़ता है, कुछ पेशेंट में हमें रुक रुक के करवाना पड़ता है कि उनकी बॉडी किस तरह से बिहेव कर रही है। तो ये थी 3 इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके ऊपर, जिस क्राइटेरिया के ऊपर हम किसी पेशेंट को जज करते हैं। तो अब हम शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल से। कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, आप खुद भी जज करने की कोशिश करना, मैं भी आपकी हेल्प करूँगा कि किस पेशेंट को किस तरह से हैंडल करना चाहिए। तो इमेजिन करो कि एक पेशेंट है, मेल है, एज है 30 ईयर्स, क्रिएटिनिन लेवल है 22। पेशेंट आके ये बोल रहा है कि मेरी बॉडी में कोई सिम्टम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे सिर्फ हल्की सी वीकनेस महसूस हो रही है। ऐसे पेशेंट में लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आप क्या लोगे? आप डॉक्टर नहीं हो, मैं मानता हूँ, बट आप ट्राई कर सकते हो। आपने सोच लिया? अब मैं उसका आंसर देता हूँ। क्योंकि क्रिएटिनिन लेवल 22 है, इतने हाई लेवल के ऊपर, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, क्योंकि जो क्रिएटिनिन है वो आपकी मसल्स में स्पाज्म तैयार करता है। क्योंकि हमारी कार्डियक मसल हर टाइम बीट करती है, हर टाइम कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड करती रहती हैं, तो कार्डियक आपके हार्ट को ठीक रखने के लिए ऐसे पेशेंट में हमें सबसे पहला काम डायलिसिस वाला ही करना पड़ेगा, जिससे उसका हार्ट सेफ हो जाए। एक बार हार्ट सेफ हो गया तो ऐसे पेशेंट के बाद उस पर ट्रीटमेंट करना आसान होता है। ऐसे पेशेंट को बहुत लंबा टाइम डायलिसिस नहीं करवाना पड़ता, क्योंकि हमने उसकी बॉडी कंडीशन को चेंज कर दिया था। बाकी जो यूरिया था, बाकी जो सिम्टम नहीं थे, वो इसलिए नहीं थे क्योंकि बॉडी स्ट्रांग थी। ऐसे पेशेंट को ट्रीट करना आसान होता है, बट हमें शुरुआत ट्रीटमेंट की करनी पड़ती है ब्लड को साफ करने से। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल के ऊपर। सेम सा लेते हैं, एक पेशेंट है जिसका ऑलरेडी ट्रांसप्लांट हो चुका है, उसका क्रिएटिनिन लेवल अब 10-11 पहुंच चुका है। ऐसे पेशेंट के साथ क्या करना चाहिए? उसकी एज भी 30 ईयर है। अब आप खुद सोच के देखो, आपने सोच लिया? अब मैं इसका आपको आंसर देता हूँ। अगर आपका पहले कभी भी ट्रांसप्लांट हो चुका है, उन केसेस के अंदर हमारे पास मेडिसिन का ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर दोनों किडनी पहले खराब हुई, हमने क्या किया, हमने तीसरी किडनी एब्डोमेन में प्लेस करी, कुछ साल उसने काम किया, अब तीसरी किडनी भी फेल हो गई है। अब इस किडनी को हम जितनी मर्जी हम मेडिसिन दे लें वो काम नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे किडनी रिजेक्ट हो रही है, क्योंकि किडनी किसी और की बॉडी से आई थी और हमारी बॉडी में एक इम्यून रिएक्शन शुरू होता है उसको लेकर। इसी वजह से उसको कॉन्टिन्यूसली स्टीरॉयड दिए गए थे कि वो रिएक्शन कंट्रोल्ड वे में चले। बट फाइनली जीत किसकी हुई? बॉडी की हुई। बॉडी ने उसको नेचुरल तरीके से रिजेक्ट किया, क्योंकि रिजेक्शन जो है वो नेचुरल प्रोसेस है।
उसको रिजेक्ट किया। अब ऐसे केसेस के अंदर अगर हमें ट्रीटमेंट देना है तो पेशेंट के लिए सबसे बेस्ट 2 ही तरीके होते हैं, या तो वो रीट्रांसप्लांट करवा ले या फिर लाइफ लॉन्ग डायलिसिस पर है। अब ये डिपेंड करता है पेशेंट की फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर, पेशेंट की बॉडी स्ट्रेंथ के ऊपर और पेशेंट की विल के ऊपर। तो जैसा उसका मन करेगा, जैसे उसकी जेब बोलेगी, उसको वैसे ही चलना पड़ेगा। उसके पास मेडिसिन से मैनेज होने का ऑप्शन नहीं होता। तो अगर ऐसे पेशेंट मेरे पास आते हैं तो मुझे उनको हाथ जोड़ के मना करना पड़ता है कि आप अपना ट्रांसप्लांट दोबारा से करवाएं या फिर आप डायलिसिस पे रहें, आपको मेडिसिन से बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, और मुझे उन्हें मना करना पड़ता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं अपने तीसरे एग्जाम्पल के ऊपर। मैं आपको फिर से एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर क्रिएटिनिन लेवल मान लो 10 है, एज 30 मान लेते हैं, और पेशेंट का बीपी हाई है, ऐसे केस में आप क्या करोगे? डॉक्टर को क्या करना चाहिए? इस तरह से आप ले लो। ऐसे के जो केसेस होते हैं वो मैनेजेबल होते हैं, क्योंकि बीपी जो डिसऑर्डर है वो मैनेजेबल डिसऑर्डर है। अगर बीपी कंट्रोल कर लेते हो तो किडनी और ख़राब होना बंद कर जाती है, क्रिएटिनिन लेवल स्टेबल होना शुरू हो जाता है और क्रिएटिनिन लेवल डाउन होना शुरू हो जाता है। अब ये क्रिएटिनिन लेवल कैसे डाउन हो रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है। क्रिएटिनिन को डाउन करने के 2 इंपॉर्टेंट रास्ते मैं हर वीडियो में बताता हूँ, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। पहला रास्ता ये होता है कि अपनी बॉडी में क्रिएटिनिन जैसी चीज़ों को कम बनने दो, यानी बॉडी में ऐसा सामान कम डालो जिससे क्रिएटिनिन ज़्यादा बनता हो। तो तरीका क्या होता है कि आपको अपना प्रोटीन इंटेक बंद कर देना होता है, कम कर देना होता है। बॉडी में उतना ही आपने प्रोटीन डालना होता है जितना आपकी बॉडी को सर्वाइव करने के लिए ज़रूरत है। अभी कैसे पता लगेगा कि कितना ज़रूरी कितना ज़रूरी नहीं है? वो है आपकी KFT रिपोर्ट से। KFT रिपोर्ट में सिर्फ क्रिएटिनिन और यूरिया अक्सर आप देखते हो, बाकी रिपोर्ट को आप देखते नहीं हो, बट उसी के अंदर टोटल प्रोटीन और एल्ब्यूमिन की वैल्यूज़ भी आ रही होती है। अगर वो नहीं आ रही हो तो आप अपना KFT के साथ LFT करवा लेना, उसके अंदर टोटल प्रोटीन और टोटल एल्ब्यूमिन आपके ब्लड में कितना है वो पता लग जाएगा, यानी आपकी बॉडी में कितना प्रोटीन है वो पता लग जाएगा, और उसके हिसाब से हमें ट्रीटमेंट चलाना पड़ता है। अब अगर आपकी बॉडी में क्रिएटिनिन लेवल 10 है, आपकी एज कम है, 30 के आसपास है, तो बीपी से किडनी खराब हुई है तो ये मैनेजेबल है। इसी जगह पे अगर हम बीपी को निकाल के डायबिटीज़ डाल देते हैं और क्रिएटिनिन लेवल सेम रखते हैं, एज को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, 50-60 कर लेते हैं, तो भी ये प्रॉब्लम मैनेजेबल होती है, क्योंकि शुगर को कंट्रोल करना आसान होता है। विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन, विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन बहुत आराम से कंट्रोल में आ जाएगा, और इसी की हेल्प से क्रिएटिनिन लेवल डाउन होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो एक चीज़ आप देखेंगे कि क्रिएटिनिन लेवल जितना हाई होता चला जाता है वहाँ पर उतने ज़्यादा सिम्टम बॉडी में आने शुरू होते हैं, उतनी कॉम्प्लिकेशन आती हैं और उतनी ही लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस तैयार होती हैं। तो जब आपको पता लगेगा कि आपकी किडनी खराब हो रही है, क्रिएटिनिन लेवल हाई होना शुरू हुआ है, बढ़ना शुरू हुआ है, तो जितनी जल्दी आप इस पर एक्शन लोगे उतनी जल्दी ही आपकी कंडीशन कंट्रोल में आती है। और फंडामेंटल्स को हमेशा याद रखो, किडनी कभी भी अपने आप खराब नहीं होती, कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है किडनी को खराब करने वाला। अगर आप उस कारण को कंट्रोल में कर लेते हो तो उस कारण की वजह से किडनी को और कोई नया नुकसान नहीं होता। ऐसा करने से किडनी की जो कंडीशन है वो और ख़राब होना बंद हो जाती है, क्रिएटिनिन लेवल स्टेबल हो जाता है, और तभी आपका क्रिएटिनिन लेवल नीचे आना शुरू होता है। तो ये फंडामेंटल्स को हमेशा याद रखना, अपना वेट लूज़ कभी मत करना, खाना प्रॉपर तरीके से खाना, प्रोटीन हम ज़रूर बंद करते हैं बट हम कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा को बढ़ा देते हैं जिससे बॉडी में किसी टाइप की डेफिशिएंसी ना आए। बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं जिसको इस वीडियो में एक्सप्लेन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, और मैं चाहता हूं कि आप अपनी कंडीशन को और अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, क्योंकि जब हम किसी पेशेंट को ट्रीट करना शुरू करते हैं तो सिर्फ डॉक्टर की नॉलेज काम नहीं करती, डॉक्टर के साथ साथ उतनी ही नॉलेज पेशेंट को भी चाहिए होती है, क्योंकि पेशेंट घर पर अपने आप को मैनेज कर रहा होता है, अपना बीपी क्या है जा रहा है, शुगर क्या जा रही है, क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा, तो वो हमें सिंक करना पड़ता है। तो आपकी नॉलेज जितनी ज़्यादा होगी मेरे से मिलने से पहले, मेरे लिए उतना काम करना आसान हो जाता है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये चैनल पूरा का पूरा सिर्फ किडनी की बीमारी के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो आप एक एक करके सारी वीडियोस को देखोगे तो आपको इतनी नॉलेज ज़रूर हो जाएगी जहाँ पर आप अपनी किडनी को अच्छी तरीके से मैनेज कर पाओगे। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए। फिर भी माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, डॉक्टर्स की टीम अवेलेबल है, मेरे से भी आकर मिल सकते हो, और इसी के साथ मैं आपसे चलने की आज्ञा चाहूँगा। मगर जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप ये रिपोर्ट्स को देख के ज़रूर जाएँ।